हेलो बच्चों, मैं अग्रवाल रुचि आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे हमारा 4th चैप्टर जिसका कि नाम है आय व्यय रोजगार का सिद्धांत। बच्चों, इसके लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से समग्र मांग में यदि परिवर्तन किया जाता है तो संतुलित आय भी क्या होती है, परिवर्तित होती है। समग्र मांग के अवयव जिसमें हमने उपभोग मांग के बारे में और निवेश मांग के बारे में पढ़ा था कि यदि इन दोनों में परिवर्तन किया जाता है तो समग्र मांग क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है, जिसके फलस्वरूप आय भी क्या होती है, परिवर्तित। तो लेकिन समग्र मांग में जितना परिवर्तन होता है उसके फलस्वरूप आय में उससे कई गुना में परिवर्तन होता है और यह परिवर्तन डिपेंड करता है गुणक पर। तो गुणक की क्रियाविधि हम इस वीडियो में जानेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपने 3rd लेसन में भी पढ़ा था मुद्रा गुणक के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था कि प्रारंभिक जमा जो कि बैंक में जमा कराई जाती है उसके तुलना में जो बैंक है वो कई गुना में कुल जमा उत्पन्न करते हैं और वह डिपेंड करता है मुद्रा गुणक के बारे में। तो मुद्रा गुणक के बारे में हम डिटेल में जान चुके हैं उस लेसन में। तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर गुणक के बारे में और यहाँ पर जानेंगे कि निवेश गुणक किस प्रकार से कार्य करता है। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं गुणक क्रियाविधि। बच्चों, हमने 2nd लेसन में पढ़ा था कि अर्थव्यवस्था में बहुत से उत्पादन के साधन कार्य करते हैं और उत्पादन के साधनों के द्वारा जो उत्पादन किया जाता है उस उत्पादन को यदि बाजार में बेचा जाता है तो उसका मूल्य प्राप्त होता है और उस मूल्य को उत्पादन के साधनों को उनकी आय के रूप में दे दिया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी हमें उत्पादन का जो मूल्य जो कि हम कह सकते हैं अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद है वो क्या होती है, जो कि उत्पादन के साधनों को दी जाने वाली आय जो कि राष्ट्रीय आय है उसके बराबर होती है। ये हमने बात की थी कि यदि क्या होता है, यदि उत्पादन में वृद्धि होती है किन्हीं कारण से, उत्पादन में वृद्धि होगी इसका मतलब क्या होगा, उत्पादन का मूल्य बढ़ेगा। उत्पादन का मूल्य बढ़ेगा इसका मतलब उत्पादन के साधनों को जो दी जाने वाली जो भुगतान है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा, अर्थात उत्पादन के साधनों की आय बढ़ेगी। उत्पादन के साधनों की आय बढ़ेगी तो इसका मतलब वो क्या करेंगे, अधिक व्यय कर पाएंगे, अधिक व्यय करेंगे अर्थात वो अधिक मांग करेंगे तो इससे उत्पादन बढ़ेगा। तो इस प्रकार से अर्थव्यवस्था में यह चक्र चलता रहता है। तो किस अनुपात में जो अर्थव्यवस्था है उसमें उत्पादन बढ़ेगा, किस तरीके से और किस तरीके से उत्पादन बढ़ने से लोगों की आय कितनी बढ़ेगी, ये जो हमें डिसाइड करता है वो डिसाइड करता है गुणक। ठीक है बच्चों, यहाँ पर यही लिखा हुआ है, देखते हैं कि अंतिम वस्तुओं के उत्पादन में श्रम, पूंजी, भूमि और उद्यम जैसे कारकों को लगाया जाता है। अंतिम वस्तुएं जो भी उत्पादित होती है अर्थव्यवस्था में उसमें श्रम, पूंजी, भूमि, उद्यमी ऐसे कारक हैं जो कि काम में आते हैं। अप्रत्यक्ष कर अथवा उपादान की अनुपस्थिति में अंतिम वस्तुओं के निर्गत के कुल मूल्य को उत्पादन के विभिन्न कारकों में वितरित कर दिया जाता है। हमने साधन लागत और बाजार मूल्य पढ़ा था कि कोई भी वस्तु जो उत्पादित की जाती है यदि उत्पादन के साधन जिनको कि हम भुगतान करते हैं उसके आधार पर जो वस्तु की कीमत है वो साधन लागत होती है। लेकिन यदि वस्तु की कीमत में अनुदान जुड़ जाते हैं या फिर हम कह सकते हैं अप्रत्यक्ष कर है वो लग जाते हैं तो उससे वस्तु की कीमत बाजार मूल्य में हो जाती है। लेकिन हमने यहाँ अप्रत्यक्ष कर और अनुदान को हटा दिया है तो वस्तु की कीमत किसके आधार पर है, साधन लागत पर, अर्थात उत्पादन के साधनों ने जो उत्पादित किया है वो उत्पादन के साधनों को उनकी आय के रूप में दे दिया जाता है, जो कि क्रमशः है श्रम की मजदूरी, पूंजी का ब्याज, भूमि का लगान आदि होते हैं। ये हमने पढ़ा था कि श्रम को हम क्या कर देते हैं, मजदूरी के रूप में दे देते हैं, पूंजी को क्या करते हैं, ब्याज के रूप में दे देते हैं और भूमि को लगान के रूप में दे देते हैं। शेष जो बचा हुआ है वो है उद्यमी के पास रहता है जिसे कि लाभ कहा जाता है और जो बचता है उद्यमी क्या करता है, सभी उत्पादन के साधनों को भुगतान करने के बाद जो उसके पास बचता है वो क्या कहलाता है, लाभ कहलाता है। ठीक है बच्चों, अतः अर्थव्यवस्था में समस्त कारक अदायगी का योग, मतलब समस्त कारक अदायगी अर्थात उत्पादन के साधनों को जो दिया जाता है उसका योग क्या होता है, राष्ट्रीय आय। क्या होता है, राष्ट्रीय आय। वो होता है अंतिम वस्तुओं के निर्गत के समस्त मूल्य जिसे हम कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद के बराबर होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है जो कि उत्पादन के साधनों को जो मिलने वाली आय है अर्थात राष्ट्रीय आय और उत्पादन के जो किया जाता है अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तु और सेवाओं का जिसे हम कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, वो दोनों बराबर होते हैं क्योंकि यहाँ पर अप्रत्यक्ष कर और उपादान को नहीं लिया गया है। आगे बच्चों समझ में, तो इस तरीके से हम यहाँ डिसाइड करते हैं कि उत्पादन और जो उत्पादन के साधनों को मिलने वाली आय है वो दोनों क्या होते हैं, बराबर। कहने का तात्पर्य यदि उत्पादन बढ़ेगा तो उत्पादन के साधनों की आय बढ़ेगी, उत्पादन के साधनों की आय बढ़ेगी तो वो क्या करेंगे, अधिक व्यय करेंगे जिससे उत्पादन बढ़ेगा। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्या है, इंटरलिंक्ड है। अब हम पढ़ेंगे गुणक किस प्रकार से कार्य करता है। ठीक है बच्चों, तो हमने जो
पिछला जो वीडियो पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि समग्र मांग में वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप आय में वृद्धि होती है। यदि आपने पिछला वीडियो ध्यान से देखा है तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। जहाँ पर हमने देखा था कि जो संतुलित आय है वो 250 से बढ़कर कितनी हो जाती है, 300 हो जाती है। वहाँ पर आपको उपभोग फलन भी दिया हुआ था। इसके बाद हमने आय अर्थात निवेश, जिसे हमने स्वायत्त व्यय भी कहा था, उसमें परिवर्तन के द्वारा देखा था कि किस प्रकार से संतुलित आय बढ़कर 250 से 300 हो जाती है। हम यहाँ पर एक बार और देख लेते हैं। वो उपभोग फलन था हमारा C बराबर, ये हमारा क्या था उपभोग फलन 40 + 0.8y, ठीक है। और यहाँ पर जो I थी वो हमें दिया हुआ था 10, ठीक है। चूंकि हम जानते हैं कि जो y बराबर हमको यहाँ पर AD जो है समग्र मांग होता है C + I के बराबर। जैसे कि हम I के संतुलन पर देखते हैं तो y बराबर क्या होता है, C + I। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यदि ये वाला उपभोग फलन होता है और I यदि 10 होता है तो संतुलित I कितनी होती है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं तो आता है 40 + 0.8y + 10, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। इसके बाद y में से हम यहाँ पर 0.8y को माइनस कर देते हैं। 0.8y यहाँ पर आके माइनस हो जाएगा और 40 + 10 यहाँ पर बचेगा। जब इसको हम माइनस करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं y के आगे हम 1 लगाएंगे तो 1y हो जाएगा, तो 0.2y आ जाता है, बराबर ये हो जाता है 50। y बराबर हम करते हैं तो ये 50 बटे में 0.2 और इस तरीके से संतुलित आय हमारी आती है 250, ठीक है बच्चों। फिर हमने देखा था कि यदि हम जो निवेश है उसमें, क्योंकि हमने पढ़ा था ये निवेश कैसा निवेश है, स्वायत्त निवेश है, जिसे हम स्वायत्त व्यय या स्वतंत्र व्यय के रूप में भी कह सकते हैं। तो यदि इसमें जो परिवर्तन है वो 10 से बढ़कर कितना हो जाता है, 20 हो जाता है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इसमें हमने अर्थव्यवस्था में एक पुश दिया, अर्थात हमने यहाँ पर स्वतंत्र व्यय या स्वायत्त व्यय में 10 की वृद्धि की है। तो इससे हमारी आय कितनी परिवर्तित होती है, ठीक है, जो कि आपने पिछले वीडियो में भी देखा था। तो हम यहाँ पर देखते हैं हमारा जो फॉर्मूला है वो यही रहेगा। उपभोग फलन तो हमारा वही है 40.08y। अब हमने निवेश में 10 की जगह क्या कर दिया, 20, अर्थात 10 की यहाँ पर वृद्धि कर दी। उपभोग फलन के बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं कि जो यहाँ पर 40 है वो स्वतंत्र उपभोग है, चाहे आय 0 होगी तभी भी यह उपभोग होगा ही होगा। 0.8 जो कि हम बताते हैं MPC उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति को दर्शाता है, ठीक है। और ये जो उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति है वो डिसाइड करती है कि आय में कितना परिवर्तन हो, जिसके फलस्वरूप उपभोग में कितना परिवर्तन हो। आगे बच्चों समझ में, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि y बराबर, y में से यहाँ पर 0.8y हम यहाँ माइनस कर देते हैं तो यहाँ 40 + 20 बचता है। इसमें से हम माइनस कर देते हैं तो ये आ जाता है हमारा 0.2y, वही 1y है इसीलिए, और यहाँ आ जाता है हमारा 60। अब यहाँ पर बचता है y, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो संतुलित y हमारी कितनी थी, 250 से बढ़कर कितनी हो गई है, 300। कितना, हमने व्यय में 10 का परिवर्तन किया है। हमने जो व्यय है, निवेश व्यय है या फिर स्वतंत्र व्यय या स्वायत्त व्यय में हमने 10 का परिवर्तन किया है, तो जिससे जो हमारी आय है वो हो गई है हमारी बढ़कर 50, अर्थात 250 से बढ़कर कितनी हो गई, 300। कहने का तात्पर्य है कि अर्थव्यवस्था में इतना सा पुश देने से, इतना सा व्यय बढ़ाने से, समग्र मांग में वृद्धि करने से जो आय है वो 50 बढ़ गई है, अर्थात 5 गुना हो गई है। 10 बढ़ाया हमने, उससे क्या हो गई, 50 हो गई है। तो ये जो दर्शाता है वो गुणक को दर्शाता है। कहने का तात्पर्य है कि यदि हम अर्थव्यवस्था में समग्र मांग में क्या कर देते हैं, वृद्धि कर देते हैं, तो समग्र मांग में वृद्धि की गई, समग्र पूर्ति उसी तरीके से है जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा। तो इससे संतुलित आय क्या होती है, बढ़ जाती है। आ रहा है बच्चों समझ में, वो किस तरीके से बढ़ती है कि यदि समग्र मांग में वृद्धि होती है, ठीक है, अर्थात अर्थव्यवस्था में मांग का स्तर अधिक होता है, तो उत्पादन करता है वो, उनको क्या करना होता है, उस मांग को पूर्ति के लिए अधिक उत्पादन करना होता है। अब वो अधिक उत्पादन करेंगे तो इसका मतलब है वो अधिक उत्पादन के साधनों को उत्पादन में लगाएंगे, अर्थात जो रोजगार है उसका स्तर क्या होगा, बढ़ेगा। अधिक लोग यदि उत्पादन के साधन उत्पादन में लगेंगे तो इसका मतलब उत्पादन के साधनों की आय क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से आय का स्तर भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। कहने का तात्पर्य है समग्र मांग में वृद्धि से उत्पादन बढ़ेगा, आय बढ़ेगी और साथ में रोजगार का स्तर भी बढ़ेगा। और यही है कीन्स का आय व्यय रोजगार का सिद्धांत, जिसे कि
कीन्स ने जब व्यष्टि अर्थशास्त्र जहाँ फेल हो गया था, जब हमने महामंदी की बात की थी, तो उसके दौरान कीन्स ने यही जो सिद्धांत है आय व्यय रोजगार का सिद्धांत दिया था कि अर्थव्यवस्था में यदि समग्र मांग की वृद्धि करेंगे तो उत्पादन भी बढ़ेगा, आय भी बढ़ेगी और रोजगार का स्तर भी बढ़ेगा। आगे बच्चे समझ में, तो यहाँ पर ये जो गुणक की जो सारणी दी गई है वो आपको यही बताएगी कि किस तरीके से हर एक जो दौर है उसमें समग्र मांग बढ़ती है, उसके बाद उत्पादन बढ़ता है और फिर क्या होता है, उपभोग बढ़ता है, उपभोग बढ़ती है तो समग्र मांग फिर से बढ़ता है। तो यही यहाँ पर दर्शाया गया है। तो हम यहाँ देखते हैं दौर जो पहला है वहाँ उपभोग कुछ भी नहीं है, हमने मान लिया 10 की स्वतः बढ़ोतरी हो गई है, किसमें, समस्त मांग में। समस्त मांग मतलब हमने यहाँ पर निवेश व्यय 10 बढ़ा दिया है, 10 जो आई है वो बढ़ा है। जो आई क्या होता है, समग्र मांग का अवयवी तो होता है C प्लस आई, जैसा कि हमने पढ़ा है। तो आई अर्थात 10 यहाँ पर स्वतः बढ़ोतरी हुई है। 10 बढ़ोतरी होने से जो आय है वो हमने मान लिया 10 की क्या हो गई है, उसकी बढ़ोतरी हो गई है। मतलब यहाँ पर हर एक काल दर्शाया गया है कि किस तरह से ये 10 से बढ़कर क्या हो जाता है, 50 हो जाता है। तो प्रारंभ में हमने देखा वो 10 यहाँ पर बढ़ गया है। आगे बच्चों समझ में, उसके बाद हम ये देखते हैं दौर सेकंड आता है। दौर सेकंड में हम ये देखते हैं कि क्या होता है, जो उपभोग है 0.8 जो हमारी क्या थी, उपभोग की जो सीमांत प्रवृत्ति थी, यही है ना हमारी उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, जो कि हमें यहाँ 0.8 दिखाई हुई है। वाई हमारी कितनी है, यहाँ पर 10 है, समझ में आ रहा है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि 0.8 10 अब हमारी उपभोग हो गया है, उपभोग हो गया है। तो यहाँ पर हमें देखते हैं 0.8 10 हमारी यहाँ पर समस्त मांग हो गई है। और इसके बाद जो समस्त जो आय है वो भी कितनी हो जाती है, 0.8 10, 0.8 और 10 यहाँ पर हो जाती है। आगे बच्चों समझ में, अब आय हमारी यह बढ़ गई है, आय जिसको कि हम यहाँ पर दर्शा रहे हैं। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि उपभोग में क्या होता है, 0.8 स्क्वायर 10 हो जाती है। मतलब 0.8 तो हमारा था ही पहले से, जो उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति है, और आय जो बढ़ने से वो और बढ़ जाती है, तो इसीलिए 0.8 स्क्वायर 10 हो जाती है। ठीक है, फिर इससे समग्र मांग, जब ये उपभोग बढ़ा है तो समग्र मांग इतनी बढ़ी है, इसके फलस्वरूप आय भी इसी अनुपात में बढ़ेगा। आगे बच्चों समझ में, मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो पहले जो दौर है उसमें आय 10 बढ़ाने से आय है वो कितनी बढ़ी, 10 बढ़ी। अब उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो आय है उसकी बढ़ोतरी कितनी हुई, 8 की हुई। आगे बच्चों समझ में कि जो निर्गत का स्तर है वो धीरे धीरे क्या होता चला जा रहा है, कम। पहले 10 बढ़ी आय फर्स्ट दौर में, सेकंड जो दौर में उसमें कितनी बढ़ी, 8 बढ़ी। आ रहा है बच्चों समझ में। इस तरीके से हम धीरे धीरे देखेंगे कि समग्र आय है जो वो धीरे धीरे, मतलब जो आय का स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ता, मतलब बढ़ता तो है लेकिन क्या होता है, कम स्तर पर बढ़ता चला जाता है। पहले 10 बढ़ा, फिर 8 बढ़ा, इस तरीके से वो 0, और फिर इसका जो टोटल है वो कितना हो जाता है, 50। अर्थात 10 से कितनी हो गई है, 50 हो गई है। आगे बच्चों समझ में, इसी तरह से ये दौर फिर से चलता है। फिर यहाँ पर 0.8 स्क्वायर 10 ये हमारा उपभोग बढ़ता है, वो क्यूब में बढ़ता है। ठीक है, फिर इसके बाद जो दौर 3, फिर दौर 4 आ जाएगा। इस तरीके से हमारा ये दौर चलता चला जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि यदि अर्थव्यवस्था में किसी तरीके से स्वायत्त व्यय में वृद्धि होती है तो इससे समग्र मांग में वृद्धि होती है। समग्र मांग में वृद्धि होती है तो कुल आय में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। लेकिन समग्र मांग में जितनी वृद्धि होती है उसके अनुपात में कुल आय में अधिक वृद्धि होती है, और यह वृद्धि निर्भर करती है गुणक के अनुपात पर। आगे बच्चों समझ में, जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पर 10 हमारे स्वायत्त व्यय में वृद्धि हुई है, लेकिन हमारी जो यहाँ पर संतुलित आय में वृद्धि कितनी हुई है, 50, जिसे कि हमने इस फॉर्मूले से देखा भी है। ठीक है, अब हम आगे निकालेंगे कि निवेश गुणक वो किस तरीके से बढ़ता है और ये 50 किस तरीके से आया है और क्या इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, आगे यहाँ पर लिखा है कि अंतिम वस्तुओं के निर्गत में कुल वृद्धि को प्राप्त करने के लिए अनंत ज्यामितीय श्रृंखला का योग प्राप्त करना चाहिए। यदि हमें अंतिम वस्तुओं जो भी है निर्गत है उसमें यदि हमें कुल वृद्धि देखनी होगी तो ये जो ज्यामितीय श्रृंखला हमने बनाई है हमें इसका पूरा क्या करना होगा, योग करना होगा। उसके द्वारा ही हम देख पाएंगे कि कितनी अंतिम वस्तुओं के निर्गत में वृद्धि होती है, जो कि यहाँ पर कितनी हुई है, 50। ठीक है, अब देखो कैसे निकाला है हमने कि पहले अंतिम वस्तुओं के निर्गत में स्तर में वृद्धि कितनी हुई, 10। उसके बाद 0.8 10 हुई, उसके बाद 0.8 स्क्वायर 10 हुई, और इस तरीके से वो अनंत तक बढ़ती चली जाती है। ठीक है, उसके बाद हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये इस तरीके से आती है। 10 हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया है, 10 का 1 आ गया, फिर हम 10 कॉमन लेते चल जाते हैं तो 0.8 स्क्वायर इस तरीके से आता है। तो अब हम इसको जो सॉल्व करते हैं तो ये हमारा क्या आता है, 10 अपॉन में 1 माइनस 0.8। ठीक है, और इस तरीके से हमारा ये 50 जो आता है वो आता है जो हमारे कुल निर्गत में वृद्धि हुई है। 10 तो हमने क्या किया था,
वृद्धि की थी स्वायत्त व्यय में, और उसके फलस्वरूप जो 50 है वो हमारे कुल निर्गत में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। आगे बच्चों समझ में, तो 10 कहने का तात्पर्य है कि अर्थव्यवस्था में हमने 10 रुपए का निवेश किया, जिससे संतुलित आय कितनी बढ़ी, हमारी 50। निवेश भी हम इसे कह सकते हैं, स्वायत्त व्यय भी हम इसे कह सकते हैं, स्वतंत्र व्यय भी इसे कहते हैं। ठीक है, इसे हम सरकारी जो व्यय गुणक है, यदि सरकारी व्यय में 10 रुपए की वृद्धि की जाती है, जो कि हम यहाँ पर नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि हम यहाँ बंद अर्थव्यवस्था देख रहे हैं, तो इस तरीके से यदि हम यह देखते हैं कि 10 रुपए की यहाँ पर निवेश व्यय में वृद्धि की गई, तो जिसके फलस्वरूप संतुलित आय में 50 की वृद्धि हुई है। आगे बच्चों समझ में, तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि 50 रुपए की वृद्धि हर एक दौर में होती है। पहले दौर में इतनी वृद्धि हुई, दूसरे दौर में इतनी वृद्धि हुई, तो इस तरीके से ये वृद्धि जारी रहती है। ठीक है बच्चों, स्वायत्त व्यय में प्रारंभिक वृद्धि से कुल निर्गत के संतुलन मूल्य में अधिक वृद्धि होती है। स्वायत्त व्यय में हमने प्रारंभिक वृद्धि की तो कुल निर्गत है उसमें वृद्धि होती रहती है। और ये वृद्धि कैसी होती है, पहले 10 की हुई, फिर 8 की हुई, मतलब घटते दौर पे हो रही है, लास्ट में ये 0 ही हो जाती है, लेकिन इसका टोटल कितना आ जाता है, 50 आ जाता है। जैसा कि हमने अभी देखा है, अंतिम वस्तुओं के निर्गत के संतुलन मूल्य में कुल वृद्धि और स्वायत्त व्यय में आरंभिक वृद्धि के अनुपात को अर्थव्यवस्था का निवेश गुणक कहते हैं। निवेश गुणक हमें यदि निकालना है तो हमें क्या करना होगा, अंतिम वस्तुओं के निर्गत के संतुलन मूल्य में कुल वृद्धि कितनी हुई है, कितनी कुल वृद्धि हुई है अर्थव्यवस्था में, और स्वायत्त व्यय में आरंभिक वृद्धि कितनी हुई है। आरंभिक वृद्धि कितनी हुई थी हमारी, 10। हमने आरंभिक वृद्धि स्वायत्त में निवेश गुणक निवेश में कितनी वृद्धि की थी, 10। और जो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य है उसमें कितनी वृद्धि हुई हमारे, 50। मतलब 250 से 300 आय में कितना परिवर्तन हुआ, 50 का। तो 50 में यदि हम 10 का भाग लगाते हैं तो कितना आता है, 5। तो यहाँ गुणक का मान क्या आया, 5। और ये गुणक कौन सा हुआ, निवेश गुणक। अर्थात अर्थव्यवस्था में यदि हमने 10 रुपये का निवेश किया तो जिसके फलस्वरूप आय में 50 रुपये की वृद्धि हुई है, 50 रुपये हमारी आय हो गई है बढ़कर। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, 50/10, तो यहाँ गुणक का मान क्या आ गया, 5। और यह जो गुणक है वो होता है निवेश गुणक, अर्थात इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। आगे बच्चों समझ में, यहाँ पर आपको दे भी रखा है कि 10 और 0.8 हमने जो भी सॉल्व किया है उसमें 10 और 0.8 ये तो है हमारा जो हमने स्वायत्त निवेश में जो परिवर्तन किया है वो है 10 का हमने परिवर्तन किया है। और 0.8 आई है स्वायत्त जो निवेश है, उसको हम स्वायत्त व्यय भी कह सकते हैं, इसीलिए हम इसको जो डेल्टा ए से भी दिखा सकते हैं। डेल्टा ए कांस्टेंट जो स्वायत्त व्यय है और डेल्टा आई कांस्टेंट ये क्या है, स्वायत्त निवेश है। आ रहा है बच्चों समझ में। और जो 0.8 है ये हमारी दिखाती है एमपीसी अर्थात उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, ये मूल्य को प्रदर्शित करते हैं। तो 10 हमने जो मूल्य जो शुरू में हमने जो परिवर्तन किया है आई में, इसे हम आई से जो कि कांस्टेंट स्वायत्त व्यय की हमने शुरू में बात की थी कि स्वायत्त निवेश व्यय हम इसे कहेंगे। और यदि हम इसे स्वायत्त की बात कर रहे हैं तो हम स्वायत्त व्यय अर्थात ए से भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है। और एमपीसी उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति को दर्शाती है जो कि 0.8 है। गुणक की अभिव्यक्ति को इस प्रकार लिखा जा सकता है। अब ये जो गुणक का फॉर्मूला है एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि एमपीसी यदि इतनी है तो गुणक का मान क्या होगा। अर्थात जो गुणक है वो किस पर डिपेंड करता है, एमपीसी पर डिपेंड करता है कि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति कितनी है, तो जिसके फलस्वरूप गुणक का मान क्या आएगा। तो आपको ये जो फॉर्मूला है वो बहुत अच्छे से याद कर लेना है। जो निवेश गुणक है वो क्या दर्शाता है, डेल्टा वाई बटे में डेल्टा ए। ठीक है। अर्थात स्वायत्त व्यय में कितना परिवर्तन किया जाए जिसके फलस्वरूप आय में कितना परिवर्तन हो। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डेल्टा वाई बटे में डेल्टा आई। मैंने आपको बताया ना कि आई भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं कि निवेश में कितना परिवर्तन किया गया जिसके फलस्वरूप आय में कितना परिवर्तन हुआ। जैसा कि हमने इसी वाले उदाहरण में हमने क्या देखा कि जो आई है, डेल्टा आई है, उसमें हमने कितने का परिवर्तन किया, उसमें हमने परिवर्तन किया 10 का, जिसके फलस्वरूप आय में कितने का परिवर्तन हुआ, 50 का। आ रहा है बच्चों समझ में। तो यदि हम इसको देखें तो हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 माइनस सी, 1/1 माइनस सी। ये जो 1 माइनस सी है इसको हम एस भी लिख सकते हैं क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो एस है वो क्या होता है, 1 माइनस सी, 1 माइनस एमपीसी। ये जो सी है वो किसको दर्शाता है, एमपीसी को। ये एस है किसको दर्शाता है, एमपीएस को। आगे बच्चों समझ में। तो गुणक का फॉर्मूला आपको अच्छे से समझ में आ गया जिसमें क्या है 1/1 माइनस सी, सी अर्थात एमपीसी। और या फिर हम ये कह सकते हैं 1/में एमपीएस। यदि आपको उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति दे रखी है या फिर बचत की सीमांत प्रवृत्ति दे रखी है तो आप गुणक का मान इजी से देख सकते हैं। जैसे ही कि हमारे इस जो एग्जाम्पल है उसमें कितनी दे रखी थी, 0.8 दे रखी है एमपीसी।
तो इसका मतलब 0.2 क्या हो गई हमारी, MPS हो गई। ठीक है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो 1 माइनस सी, सी यहाँ MPC है, तो हम ये देखते हैं 1 माइनस 0.8। ठीक है, 1 में से हम 0.8 को माइनस करते हैं तो कितना आता है 0.2। तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो गुणक का मान कितना आ गया 5। आ रहा है बच्चों समझ में? यदि MPS से करेंगे तो डायरेक्टली 1 अपॉन में 0.2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5। आ गया बच्चों समझ में? तो इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला याद कर रखना है कि गुणक जो किस पर निर्भर करता है, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति पर निर्भर करता है, और ये इसका फॉर्मूला है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि डेल्टा वाई यहाँ पर है अंतिम वस्तु निर्गत की कुल वृद्धि, कितना आय है उसमें या निर्गत में वृद्धि हुई है। सी है जिसको MPC या सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यहाँ पर दर्शाती है। ठीक है बच्चों, इसके बाद है कि गुणक का आकार सी के मूल्य पर निर्भर करता है। जैसे जैसे सी बढ़ता है तो गुणक में भी क्या होती है, वृद्धि होती जाती है। गुणक का फॉर्मूला, गुणक को हम कैसे दर्शाते हैं, 1 माइनस सी, ये गुणक का फॉर्मूला हो गया। तो सी और के, सी और के में कैसा संबंध है, सीधा संबंध है। यदि ये बढ़ती जाती है उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति तो गुणक का मूल्य भी क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में देखा तो 1 0.8, ठीक है, 0.8 यहाँ पर है हमारा उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति। तो हमने देखा कि गुणक का मान हमारा कितना आया 5, यही हमारा गुणक का मान। यदि हमने मान लिया कि हमने उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति 0.5 कर दी, ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं 0.5 अर्थात हमने जो उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति को क्या कर दिया है, कम कर दिया है यहाँ पर। तो हम ये देखते हैं तो हमारा जो गुणक है उसका मान भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अर्थात MPC और गुणक में सीधा संबंध पाया जाता है। यदि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति बढ़ती है तो गुणक का मान भी बढ़ता है, यदि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति घटती है तो गुणक का मान भी घटता है। आगे बच्चों समझ में? तो ये थी गुणक क्रियाविधि जो कि आपको अच्छे से समझ लेनी है कि गुणक है वो क्या करता है, कई दौर में कार्य करता है। कि पहले वो क्या करेगा, स्टार्टिंग में यदि हम निवेश व्यय बढ़ाएंगे तो वो आय में वृद्धि करके फिर क्या करेगा, उपभोग में वृद्धि होगी, समग्र मांग में वृद्धि होगी, फिर आय में वृद्धि होगी, फिर उस आय में वृद्धि से क्या होगा, उपभोग का स्तर बढ़ेगा। तो इस तरीके से कई दौर पर गुणक कार्य करता है, जिससे कि जो हमने निवेश व्यय में परिवर्तन किया था या निवेश व्यय में स्वायत्त व्यय में जो परिवर्तन किया था उससे आय में परिवर्तन होता है। आय में परिवर्तन और निवेश व्यय या स्वायत्त व्यय में परिवर्तन का जो अनुपात है वही गुणक को दर्शाता है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन में 1 माइनस सी। आगे बच्चों समझ में? इस तरीके से आपको गुणक का फॉर्मूला भी याद रखना है और इसके एग्जाम्पल्स भी याद रखने हैं, और एग्जाम में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको भी आपको ध्यान में रखना है कि किस तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक थी गुणक की क्रियाविधि। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे मितव्ययिता का विरोधाभास क्या होता है। कि अर्थव्यवस्था में वैसे तो कहा जाता है कि बचत करना बहुत अच्छा होता है, लेकिन यदि सभी व्यक्ति बचत करते हैं तो इसका क्या परिणाम निकलता है, इसके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।